mx प्लस सी। देखना अब भी मैच हुआ क्या, y इक्वल टू mx प्लस सी। मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, इसमें y की जगह पे कौन है पहले वाले में, r, m की जगह पे कौन है माइनस k, x की जगह पे कौन है t और c की जगह पे कौन है r नॉट। अच्छा r नॉट किसे कहते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्टार्टिंग में सबसे पहले कितना सामान प्रेजेंट था। t किसे कहते हैं, कितने टाइम में वो रिएक्शन पूरी होगी। ये k के आगे माइनस क्यों है, सिंपल बात है, रिएक्शन का रिएक्टेंट कम हो रहा होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। अगर रिएक्टेंट कम होगा तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो इसका ग्राफ ध्यान से देखें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ ये है। मैंने यहाँ पे लगा तुम्हारे सामने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी सामान कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी ये सामान, और यहाँ पे लगाया गया टाइम कि ध्यान रखना ग्राफ किस किस के बीच में बनता है। और यहाँ पे सामान की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी, सामान स्टार्टिंग से बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, घटेगा, और घटने के कारण इसका ग्राफ तो कैसे बनेगा, डिक्रीजिंग नीचे की ओर। काम की बात, ये पहला पॉइंट कौन सा है, तब समय जीरो था तब सामान कितना था, ये वाला पॉइंट है, जब टाइम जीरो था तो सामान कितना है, दिस इज कॉल्ड आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन। और समय के साथ साथ वो सामान घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। अगर मैंने इसको जीरो पे टच कर दिया मतलब खत्म हो गया, मैंने टच नहीं करा वैसे, पर ठीक है लिखे ध्यान से, ये मैच किया। एक काम की बात और इसके अंदर, ये लाइन नीचे की ओर है, तो तुमसे कोई पूछे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्लोप है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो स्लोप की वैल्यू होती है माइनस के, कंपेयर करो y इक्वल टू माइनस के। बहुत सिंपल सिंपल स्टेटमेंट और कुछ तरीके से रखे गए हैं, जानबूझ के इतना समय लिया गया तो सही लिया है। चीजों की टाइमली एंट्री होना बहुत आवश्यक है। इसमें सेकंड तो बता ही नहीं जा रहा है तुम्हें, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दो ही है तुम्हारे लिए नॉलेजेबल पॉइंट। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ की कमी को पूरा करने के लिए कुछ और बताया जाएगा, वो भी देखना। पहली बात, ये नीचे गिरी हुई लाइन तुम्हें क्या समझा रही है कि रिएक्टेंट घट रहा है। जहां से स्टार्ट हुआ वो पॉइंट कौन सा है, आर नॉट है। ये जीरो पे टच किया नहीं गया, अगर जीरो पे टच कर दिया जाए उस बात का मतलब क्या होगा कि सामान खत्म हो चुका है। अच्छा दोबारा से इसका भी ग्राफ बनाते हैं, देखना। यहाँ पे लिखा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वापस से। और तुम लोग मुझे बात बताओ, इस वाले पहले वाले केस में रिएक्टेंट किस फॉर्म में दिया गया, सिंपल आर की फॉर्म में, लेकिन दूसरे वाले केस में सिंपल आर की फॉर्म में नहीं, किसकी फॉर्म में, एल एन। तो मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट को ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि जी वो एल एन आर की फॉर्म में दिया गया, और यहाँ पे टाइम है। तुम बस इतना दोबारा से बता दो कि अब भी रिएक्टेंट घट रहा होगा कि नहीं, अब भी ग्राफ सेम बनेगा। काम की बात, इस बार स्टार्टिंग वाले पॉइंट को तुम क्या बोलोगे, आर नॉट या फिर बता एल एन आर नॉट, और उसके बाद में एल आर नॉट के साथ साथ ये वाली स्लोप की वैल्यू कितनी, जब ऊपर चेक करके बोलो इसकी स्लोप कितनी है, स्लोप और ढलान कितनी है, माइनस के। तुम्हें लगता है दोनों ग्राफों में सवाल बन सकते हैं? अगर तुम्हें नहीं लगता तो मैं तुम लगवा देता हूँ। हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मान लो अपने पास चार ऑप्शन हुए, चार ऑप्शनों में सबसे पहला ऑप्शन नहीं तो ही लेता हूं मैं, दो ऑप्शन का सवाल है कि भाई ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें ऐसे करके डिक्रीज है दोनों जगहों पे, और सवाल है भाई ये वाला टाइम है, ये टी फॉर टाइम है, ठीक है, इसकी स्लोप की वैल्यू माइनस के, इसकी भी स्लोप की वैल्यू माइनस के, ये वाला भी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला भी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सब कुछ तो सेम है। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि भाई ये है एल एन आर नॉट और यहाँ लिख दिया जाए कि ये है आर नॉट, तो सवाल है तुमसे इसमें कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, नीचे वाली कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सवाल है। और सवाल में दम है, लेकिन तुम अगर अपने दिमाग को थोड़ा सिंपली सोच के बताओगे तो वो समझ जाएगा कि यार ये ग्राफ नीचे क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है, ये वाला भी नीचे क्यों घट रहा है, लेकिन क्योंकि वो आर की फॉर्म में, तो पहला आदमी कौन लगा हुआ है, आर नॉट, और ये वाला कौन लगा हुआ है, एल एन आर नॉट, ठीक है। लेकिन साहब हमें तो तीन पढ़ रहे थे ना, हम जीरो पढ़ रहे थे, फिर फर्स्ट पढ़ते फिर सेकंड पढ़ते, इसमें सेकंड क्यों नहीं है फिलहाल,
सेकंड की जगह पे एसी का एक अच्छा लूप और आएगा, वो भी देख लो। सेकंड की जगह पर हम इसी आरबीओ को दोबारा सेट करने जा रहे हैं, वो देखो। सेकंड सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट करना है। उसके बाद सातवां पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सातवां पॉइंट क्या लिखा है? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन होगा, पर अभी नहीं, अभी तो तुम रुको ना। अभी तो बात ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन दोनों लेट कैसे हो गए भाई? मतलब इन चीजों के लिए ना समय की अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है। ये 2-4 मिनट छूटते ही खेल खत्म होता है, आदमी लाइनों से क्या समझ लेगा, इस वजह से सोचता हूँ। खैर ध्यान से बात सुन। सातवां पॉइंट क्या लिखा है तुम्हारा? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, वहां नहीं जाना है। अभी इसी फर्स्ट ऑर्डर में एक बहुत ब्रिलियंट ग्राफ और निकल के आता है, वो भी ध्यान से देखना, ठीक है? समझते हैं? मैंने इसी लाइन को थोड़ा सा और नीचे लगाया जिससे कि मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी कहानी याद करवाऊं, वो भी देखो। ये है ln(r) इक्वल्स टू में माइनस के KT। तुम चाहो तो पहला निकलवा लो, वो भी ठीक है, मतलब चल ठीक है, लिखते हैं। और ये क्या चल रहा है? ln(r0). मैं तुमसे कुछ सिंपल जवाब पर जवाब मांगता हूँ। ये थोड़ा चेंज कर दो, मतलब चलो पहले वाला लिखता हूँ, पहले से बदला हुआ आसान है। दिस इज 2.303 अपॉन में t, और ये वाला चल रहा है log r0 अपॉन में r। एक एक करके चीजों को डिवाइड में लगाते हैं, देखना। मैंने इसको नीचे लिया तो बनेगा k अपॉन में 2.303। सामने क्या चल रहा है? 1 अपॉन में t, और ये क्या चल रहा है? log r0 अपॉन में r। अब इस कहानी को तुम्हारे दिमाग तक पहुंचाने से पहले अगर मैंने इससे आगे कोई भी एक लाइन फालतू लिखी, मैं खेल तोड़ दूंगा जो मैंने अभी समझाया। इसमें सीधे बताता हूँ, जानबूझ के किया गया है कि ये k अपॉन में 2.303 याद रहे, और ये ध्यान रहे, क्योंकि अगला ग्राफ कुछ ऐसा होगा। हमसे अगर बेसिकली कभी किसी ने ये पूछ लिया कि भैया अगर यहाँ पे टाइम लगा हुआ है और इस जगह पे लगा है log r0 वर्सेस r का ग्राफ बनाओ, log r0 अपॉन r, और यहाँ पे लगा हुआ है टाइम, तो इसका ग्राफ भी किताब ने दिया है। वो किताब से ग्राफ कुछ ऐसे करके दिखाई है, और फिर इसकी स्लोप होती है कितनी? k अपॉन में 2.303। ये भी कौन सी रिएक्शन के लिए ग्राफ बनता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और बस तुम्हें इसको क्या करना है? लर्न करना है। इसको याद करवाने के लिए कुछ बातें मैंने जानबूझ के ऐसी रखी जिससे मैं तुम्हें बताऊं कि साहब ये नीचे आ गया तो इसकी स्लोप है, ये कुछ वहां पे लगाया जाएगा। लेकिन पहली बात है, कट टू कट समझ में बेहतरीन आती है, और ये सीधे सीधे याद करनी है, इसलिए लिखा गया, इसी भी लिखे, ठीक है? इसका कोई ज्यादा मेन इंपोर्टेंट सेंस नहीं था, और जानबूझ के तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया इसे भी। अब वो वाली कभी पूरी करी जाए कि सब फर्स्ट ऑर्डर के बाद में सेकंड ऑर्डर आता है, वो लिखा क्यों नहीं है बताता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आता है, लेकिन अब नहीं। अब तुम वो सुनोगे जिसका इस्तेमाल तुम्हारे सामने किसी 1 सेकंड पहले किया गया था, कभी समय पे किया गया था, अब नहीं। किसने पूछा है? किसी ने छेड़ा है। ध्यान रखना, मैं तुमसे वापस कह रहा हूँ, हमने ग्राफ बस 2 के पढ़े, सब सेकंड ऑर्डर कमी है, तो मैं उसको पूरा करता हूँ। वापस से लिखें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोबारा लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ब्रैकेट में इस बार कुछ और है, इस बार है गैसियस फेज। मतलब अब तक हम लोगों ने गैसेस सुना तो है कि उसकी यूनिट ATM इनवर्स हो जाती है कुछ, तो तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का
गैसियस फेज वाला फॉर्म पढ़ा होगा, क्योंकि यही आवश्यक है। मतलब सेकंड ऑर्डर अभी तक ऐसा नहीं खाली छोड़ दिया, उसकी जगह पे फर्स्ट ऑर्डर दोबारा आया और एक एडवांस रूप में आया गैसियस फेज में। पहली बात तो किसी भी सामान की कंसंट्रेशन किस में नपती है, मोल लीटर इनवर्स में। गैस किस में नपती है, एटीएम इनवर्स कुछ ऐसे करके, मतलब स्पीड गैस की कम ज्यादा होने की रिएक्शन की। बात यह है कि तुम लोग इस सवाल को समझ पाए कि इन रिएक्शंस का काम क्या है, इन इक्वेशंस का बता। इन इक्वेशनों से हम किसी भी टाइम पर कोई भी रिएक्टेंट घट के कितना हो जाएगा वो निकाल सकते हैं। कांस्टेंट अगर दे दिया जाएगा तो हम किसी भी रिएक्शन की ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि साहब 10 सेकंड बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद ये कितना पहुंच जाएगा। ये न्यूमेरिकल पोजीशन है। अभी तक तुम्हें ऐसा कोई ऑफिशियल सवाल कराया भी नहीं गया है, क्योंकि तुम्हें आज जब हाफ लाइफ पढ़ा दी जाएगी तब सवालों का सिलसिला स्टार्ट होगा, मतलब कि कल से। ध्यान से बात सुने। गैसेस फेज को समझने के लिए पहली बात तो ये कि हमारे पास भी ये कोई ए नाम की गैस है, ये टूट टाट के दो सबसे में टूटती है, बी और सी में। मान लेते हैं अपने पास में, इस बात को समझाने के लिए काफी ठीक ठाक आ सकता सिस्टम, जैसे कि अमोनिया हमारे पास में ये इसमें टूट जाती है N2 और S2 में, तो दो कंपाउंड में टूटी। अब मैं इसको ऐसे लिखने से बढ़िया ए बी में ही लिखता हूँ। हमारे पास में कोई ए नाम की गैस है, वो किस किस में टूटी, बी में और सी में। तो बस ये बात बतानी है कि स्टार्टिंग के टाइम पर और बीच के टाइम पर, तुम्हें स्टार्टिंग से और बीच के टाइम पर हिसाब लगाना है। स्टार्टिंग में इसकी मात्रा कितनी थी, ए की कितनी मात्रा थी। पहली बात, गैस की मात्रा किस में निकालेंगे, गैस के प्रेशर से पता लगाते हैं गैस कितनी है। अगर गैस का प्रेशर कम है मतलब गैस भी कम है, गैस का प्रेशर अगर ज्यादा है तो गैस भी ज्यादा है। किसी भी सिलेंडर में और किसी भी टायर में, साइकिल के टायर में तुम गैस का अमाउंट किससे निकालोगे, उसके द्वारा लगाए गए प्रेशर से। तुम लोगों ने वो मशीन देखी है जो टायरों में प्रेशर नापती है, बस सीधे उसकी क्या कहते हैं, रिम के ऊपर वो जो लगा होता है बाल बॉडी में लगाओ, अपने आप मीटर आगे बढ़ जाता है। ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा आगे बढ़ेगा, कम प्रेशर होगा तो कम आगे बढ़ेगा। सीधी सीधी बात है, गैस की मात्रा कम है या ज्यादा कैसे निकालते हो, उसकी प्रेशर से। तो स्टार्टिंग में ए नाम की गैस थी, उसका प्रेशर क्या मान लिया हम लोगों ने, P0। लेकिन अभी कुछ बना नहीं है, तो बी और सी का प्रेशर कितना होगा, 0 0। गैस की मात्रा किससे पता लगाते हैं, प्रेशर से। किसी सामान की मात्रा किससे पता लगाते हैं, रिएक्टेंट की मात्रा काउंटिंग किसमें करते हैं, मोल लीटर इनवर्स में। प्रेशर किसमें काउंट करते हैं, एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात ही कुछ समय के बाद, संपूर्ण समय नहीं, कुछ समय के बाद P0 वैसे कुछ एक्स प्रेशर कम हो गया, क्योंकि वो किस में टूट के बदल गया, बी और सी में। तो देखना यहाँ पे काम की चीज, इसमें से एक्स मोल गए और एक्स मोल बने, बी के भी एक्स बने और सी के भी एक्स बने। तुम अगर ये बोलो सर x/2 बने तो वो गलत है। सब x गए तो आधे आधे बनने चाहिए था ना, x कैसे बने तुम खुद सोचो। चार चीजें टूटी, कितनी कितनी बनी ना, हिसाब लगाओ। हमारे पास में ये 4 डंडियां हैं, ऊपर की टूटी हुई डंडियों को मैंने ए को दे दिया, नीचे की डंडियों को मैंने बी को दे दिया। बताओ ऊपर वाले कितनी मिली, 4 ही मिली, नीचे वाले को कितनी मिली। अब बताओ, एक आदमी 2 में टूटा तो मात्रा बराबर बटी कि नहीं, मतलब एक्स मॉलिक्यूल गए तो एक्स ही बी के बने और एक्स ही सी के बने। भाई मेरे पास में 4 लकड़ियां थी, टूट गई, 4 पीस ए के बन गए और 4 पीस बी के बन गए। ये बात भली छोटी है, बस बात को समझाने के लिए काफी दम लगती है, क्योंकि P0 में से x मॉलिक्यूल गए तो B और C के x/2 नहीं बने, कितने कितने बने, x और x ही बने। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन के लिए कहानी चल रही है, फर्स्ट ऑर्डर। कौन से फेज के लिए चल रही है, गैसेस फेज। और इसका एक जो खतरनाक सबसे ठीक फॉर्मूला निकल के आएगा, उसे ध्यान से सभी लोग देखेंगे। पहली बात, ये P0 कौन सा प्रेशर है, स्टार्टिंग में प्रेशर किसका, ए का। बी और सी का स्टार्टिंग में कितना प्रेशर है, 0। कुछ समय बाद ए का प्रेशर कितना बचा, P0 माइनस एक्स। बी और सी का प्रेशर कितना हो गया, एक्स और एक्स। मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ कुछ समय बाद टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, टोटल निकालना है। मतलब मेरे पास किसी डब्बे के अंदर ए नाम का मॉलिक्यूल है, वो टूट टूट के बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है।
तो उस डब्बे का कुल प्रेशर कैसे निकालोगे? बी का प्रेशर प्लस सी का प्रेशर प्लस सबका प्रेशर जोड़ देंगे। मान लो इसी कमरे में तुम लोगों ने किसी लकड़ी को जलाया, तो उसका प्रेशर कैसे निकालोगे? लकड़ी से निकलने वाली गैसेस को जोड़ दो सभी को। तो अगर हम इसका टोटल प्रेशर निकालें तो ए का प्रेशर कितना है? पी नॉट माइनस एक्स। बी का प्रेशर कितना है? एक्स। और सी का प्रेशर कितना है? एक्स। बताओ कट के कितना बचा? पी नॉट प्लस एक्स। यानी अपने पास में टोटल प्रेशर की वैल्यू जो निकल के आई है दैट इज पी नॉट प्लस एक्स। और मैं तुमसे यहां से भी कहता हूं कि यार एक्स की वैल्यू अब तुम्हें इसके आगे ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने निकाली क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इसका क्या होना जा रहा है। हमने इसको उधर भेजा तो पी टी माइनस के पी नॉट इक्वल टू में एक्स। और ध्यान से देखना, द लास्ट टर्निंग पॉइंट इस पूरे खेल का। एक और शब्द, बस एक लाइन और, उसके बाद में गैसेस फेज की कहानी लगभग खत्म हो जाती है थ्योरेटिकल, जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी की ये टूटा किसमें? एक्स और एक्स में। उसके साथ साथ टोटल प्रेशर निकालने के बाद में तुमने बस एक्स की वैल्यू निकाली। अब मैं तुमसे एक चीज कहता हूं, पहले प्रेशर कितना था? पी नॉट। बाद में कितना था? पी नॉट माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू पुट करो, पी नॉट माइनस एक्स की जगह पे पी टी माइनस के पी नॉट, लेकिन आगे का माइनस साइन को चेंज करेगा। ये पी नॉट है, माइनस के पी टी और प्लस के पी नॉट, और पी नॉट प्लस पी नॉट 2 पी नॉट माइनस के पी टी। ये कौन सा प्रेशर है? बाद वाला, ये बाद वाला। और ये कौन सा प्रेशर है? ये पहले वाला। पहले वाले प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज पी नॉट। बाद वाले प्रेशर की तुम्हें दिख रही है 2 पी नॉट माइनस के पी टी। थोड़ा ड्राइव किया बस। अब तुम बस मुझे सिंपल सी कहानी बता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू k इक्वल्स टू में 2.303 अपॉन में t log r नॉट का मतलब क्या है? सामान पहले कितना था? प्रेशर पहले कितना था? पी नॉट अपॉन में r का मतलब क्या है? सामान बाद में कितना था? प्रेशर बाद में कितना था? पी नॉट माइनस एक्स। मतलब हमने अभी दिखाया कितना? 2 पी नॉट माइनस के पी टी। और ये गैसियस फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक बहुत काम का फॉर्मूला जो कि डायरेक्ट कट टू कट आएगा। इसमें कोई तुमसे छिड़खानी नहीं करेगा कि फॉर्मूला बदल देंगे। डायरेक्ट सवाल होंगे और डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ड्राइव करने की कोशिश तो की गई है। और ये फुल डेरिवेशन अगर तुम्हें बड़ी लगती है तो नहीं लगनी चाहिए। डेरिवेशन बस यहाँ से यहाँ तक की है। इन 3 लाइनों का खेल है मास्टर, उसको बस शांति से प्रूव किया गया, वो तुम्हें ध्यान रखना है। दूसरी काम की बात ये कि सवाल सीधे उतरेंगे, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा इन चीजों में, घुमा घुमा के सवाल पूछेगा। डायरेक्ट प्रेशर तुम्हारे सामने आएंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकालने, ये भी ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट ये समझना, टोटल निकाला, एक्स निकाला, उसको बाद वाले प्रेशर को बनाया कैसे भी करके, वहां से एक्स हटाने के बाद में ध्यान से क्यों बनाया मैं तुम्हें बताता हूं। ये पीटी कौन सा प्रेशर है? टोटल। पी नॉट कौन सा है? इनिशियल। पी नॉट कौन सा है? स्टार्टिंग वाला। और पीटी कौन सा है? बाद वाला। जस्ट और बिना केमिस्ट्री के बोलता हूं, कोई साइकिल अगर तुम्हारे सामने खड़ी है तो उसका स्टार्टिंग प्रेशर निकाल सकते हो। बस वो मशीन जो आती है उसको लगाओ, नोजल लगाओ, प्रेशर अपने आप नप जाएगा। नप गया प्रेशर उसका। तुम साइकिल को 10-5 किलोमीटर चला के लाए, तुम दोबारा निकाल सकते हो। प्रेशर बढ़ेगा घट जाएगा, ये बताओ। क्या थोड़ी बहुत हवा कम हो जाती है लगातार चलने पर सब चीजों की, बिना किसी पंचर के भी? हाँ हो जाती है, प्रेशर कम होगा। तो कुल मिला के हम 2 प्रेशर को तो आसानी से निकाल सकते हैं, एक तो स्टार्टिंग वाला और दूसरा बाद वाला। फोन में 2 ही लोग लगे हुए, देखो, स्टार्टिंग वाला प्रेशर और पीटी यानी कि बाद वाला प्रेशर, दैट्स इट। इसमें एक्स की नीड नहीं है कि कितना सामान कम हो ज्यादा हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना। तुमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 3 दिन पढ़ी है। पहले दिन तुमने बिना लिमिट के पढ़ा, दूसरे दिन तुमने लिमिट के साथ पढ़ा। उसमें कुछ छोटे मोटे सवाल इसीलिए सीखे कि जिससे कि तुम्हें ये समझ में आए कि इसका मेन काम क्या है। उसका मेन काम क्या है
किसी भी समय पर रिएक्टेंट का सामान की वैल्यू कितनी रह जाएगी वो निकालना। और तुमने आज ग्राफिंग पढ़ी है जीरो की, फर्स्ट की और फर्स्ट की। जीरो में भी सेम और फर्स्ट में भी सेम है। एक याद करने को बोला है और फर्स्ट में दूसरी कहानी कौन सी है, गैसेस फेज की। फॉर्मूला बिल्कुल सेम जाएगा 2.303 अपॉन में टी लॉग पी नॉट अपॉन में 2 पी नॉट माइनस के पी टी। और ये डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट। कल को अगर तुम्हारे सामने कोई पी नॉट की जगह पे पी आई लिख दे, क्योंकि किताब में पी आई लिखा है, तो पी आई माने क्या होता होगा, इनिशियल। हाँ, दूसरी बात, तुम्हारा मन अगर इन चीजों को लेकर विचलित है, परेशान होता है, तो वो बिल्कुल ना हो। ये चीजें काफी अच्छी है, ब्रिलियंट है। सवालों की देर होती है, बस एक देर और है आज की, उसके बाद नहीं। ये हो गया पूरा। ये स्पेशल केस किसकी जगह पे, सेकंड ऑर्डर में तुमने कोई ग्राफ नहीं देखा है, उसमें इक्वेशन सब पढ़ी है, ग्राफिंग नहीं है सेकंड ऑर्डर के लिए तुम्हारे पास में फिलहाल, और नीड भी नहीं है उस चीज की, पढ़ती भी नहीं है। सभी लोग 7th टॉपिक डालें, दैट इज हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। और यकीन मानो जब भी लोग इसको चैप्टर को पहले पढ़ रहे होते हैं, उन्हें लगता नहीं उनके सवाल होंगे, पर इसके सवाल कभी नहीं रुकते। इस चैप्टर के रुकने ही नहीं है क्वेश्चन किसी भी हाल में। वन ऑफ द इजीएस्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। पहली बात, बेसिक मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन कितने समय में आधा सामान छोड़ती है। मतलब मेरे पास में स्टार्टिंग में 100 ग्राम सामान था, वो 50 ग्राम होने में कितना टाइम लगाएगा, दैट इज हाफ लाइफ। कि कोई भी रिएक्शन आधा रिएक्टेंट छोड़ेगी, आधा कब बचेगा, कितने टाइम बाद आधा बचेगा, दैट इज हाफ लाइफ। हमारे पास 10 किलो लकड़ी है, 5 किलो जलने में कितना टाइम लगेगा, वो हाफ लाइफ। और बात ये भी ध्यान रखना कि अगर पहले 5 किलो जलने में 5 मिनट लगी, तो अगले 5 किलो में भी 5 मिनट नहीं लगेंगी। इस बात को समझने के लिए काफी सिंपल सा एग्जांपल है, वो ध्यान से देखो। हमारे पास बनाना नहीं है किसी को, ये चाय, ठीक है, गरम गरम चाय का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बात है सर्दियों की, तो बाहर का जो तापमान है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। ये चाय ठंडा होना स्टार्ट होती है, और चाय ठंडी होके अपने टेम्परेचर को 50 तक पहुंचा गई। बाहर का तो 10 डिग्री सेल्सियस ही है। तो बात है कि 100 से 50 होने में इसको कितना समय लगा होगा, क्या 50 से, बाहर का 0 मान लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या 50 से 0 होने में भी इसको उतना ही समय लगेगा या नहीं, ये सवाल है। पहली बात मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर तो बता देता हूं, ये चाहे 100 से 50 होने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगाएगी, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगा देगी। 100 से 50 हो गया, लेकिन क्या 50 से 0 होने में 5 मिनट लगेंगे, नहीं, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा लगेगा मतलब ऐसे लिखा था फिगर में 15 मिनट लग जाएंगी। तो कितने समय में आधी हो गई, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। 5 मिनट हाफ लाइफ है। अच्छा, ये क्यों हुआ, मतलब ऐसे कैसे, बात समझो। ये जो चाय की गर्मी है वो कहां जाके मिलती है, एटमॉस्फेयर में। चाय का तापमान 100 है, यहाँ का तापमान 0 है। कितने का डिफरेंस है दोनों टेम्परेचर के बीच में, 100 माइनस 0 यानी कि 100 का अंतर है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हाइट में, चीजें उतनी स्पीड से फ्लो करेगी। फॉर एग्जांपल पानी, वैसे हीट भी उतनी स्पीड से फ्लो करेगी। लेकिन अब देखोगे तो 50 से 0 कितने का अंतर रह गया, मात्र 50 का। अब फ्लो होने की स्पीड कम हो जाएगी। तो सीधी बात, पहले तो दिमाग में ये सेट रखना, किसी भी रिएक्शन को आधा होने में जितना टाइम लगता है, उतना ही आधा होने में दोबारा टाइम नहीं लगे, ज्यादा लगता है, ज्यादा ही लगता है। बहुत सिंपल है, डिफरेंस अलग हो जाएगा। जैसे कि मान लो तुम्हें एक सवाल देता हूँ, बहुत बढ़िया है। एक जादूगर था, उसके पास मतलब उसे कहीं घूमने जाना था बाहर, लेकिन एक तिजोरी थी, उसको वो लेके जा नहीं सकता तिजोरी को। उसने जादू किया एक, ठीक है, उसने अपनी तिजोरी को बीचों बीच में रखा और एक गोला खींच दिया लक्ष्मण रेखा की तरह। 2 मीटर का गोला, 2 मीटर मतलब समझते हो, जैसे कि तिजोरी यहाँ बीचों बीच टेबल पे रखी हुई है और ये कमरे के साइज का गोला, तो वो चला गया। जादूगर था ना, इसलिए उसने मंत्र क्या फूंका वो सुनो। उसने ये जादू किया कि इस गोले में जो भी आदमी आगे बढ़ेगा उसका साइज
हर कदम के साथ हाफ हो जाएगा, ठीक है। उसका साइज ईच स्टेप पे हाफ होगा, ईच स्टेप पे हाफ होगा। उसका आदमी का साइज छोटा हो जाएगा, मतलब उसकी हाइट अगर 6 मीटर है तो वो 3 मीटर फिर 1.5 मीटर ऐसे रह जाएगा। बोला तो यहाँ से यहीं तो जाना है, पता वो चोरी कर सकता है कि नहीं, पता नहीं तुम्हें ये बात कितनी गहराई समझ में आती है। पर देखो ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, मान लेते आदमी का पहला कदम पड़ेगा 1 मीटर, कूद के पहुंचा, मान लो 1 मीटर चला, तो आदमी यहां से यहां आ गया 1 मीटर, कितना डिस्टेंस बचा है कवर करने को, 1 मीटर बचा है, लेकिन उसका साइज छोटा हो गया, वो छोटा हो गया। उसके पैर के कदम की दूरी थी पहले 1 मीटर, अब वो कितना चलेगा, आधा। अगली कदम पे जब और आगे बढ़ेगा तो वापस से कितना हो जाएगा, 1/4 की दूरी चल पाएगा, और आगे बढ़ेगा दोबारा से 1/4 की, 1/8 की। हर बार आदमी तिजोरी से हाफ डिस्टेंस दूर रह जाएगा, जितना आगे बढ़ेगा उतना छोटा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनफिनिट सीरीज दैट इज ऑलवेज लेस देन 2। मतलब क्या इस बात का, पहली बार में कितना डिस्टेंस था 1, अगली बार में 1/2, अगली बार में 1/4, अगली बार में 1/8, अगली बार 1/16, 1 में 32, और कभी भी इसको कितना भी जोड़ लेना, ये हमेशा लेस देन, ये 2 से छोटा ही आना है, कभी नहीं पहुंचेगा। जैसे वापस आएगा बड़ा हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा हर बार। मतलब ये मैथमेटिकली सच है, तो इसको कभी प्लस कर लो कैलकुलेटर से, ये कभी 2 टच नहीं कर सकता। कुल मिला के हम वापस घूम के वहीं जाते हैं। तुम जरा बताओ हाफ लाइफ का मतलब क्या है। हाफ लाइफ यानी कोई भी रिएक्शन कितने समय में अपने सामान को पहले से आधा घटा लेगी, कितने टाइम में, सीधी सीधी बात है, टाइम की बात चल रही है, टाइम। हाफ लाइफ यानी कि टाइम टेकन to reduce the reactant of its initial value to half। मतलब कितना समय लगेगा किसी भी रिएक्टेंट को उसके हाफ वैल्यू तक पहुंचाना। टाइम टेकन टू रिड्यूस द रिएक्टेंट टू द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, टू द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। किसी भी रिएक्टेंट को आधा होने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 मिनट, 50 मिनट, 2 साल, 20 साल, आधा होने में कितना टाइम लगेगा, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। इसमें तुम टाइम निकालोगे, आंसर सेकंडों में निकल के करेंगे कि 20 सेकंड में आधी हो गई। अच्छा, ये तो पहली बात। इसमें दूसरी बात, हाफ लाइफ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं T1/2। T1/2 का मतलब आधा समय, ठीक है। इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये वाली कहानी भी वैसे तो कायदे से बुक के अकॉर्डिंग भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 में करके देखते हैं, 3 देखना, 3 बात कुछ बेहतरीन है। तुम लगातार ही 3 की टेबल पढ़े जा रहे हो लगातार। कितने समय में कोई भी रिएक्शन अपनी पहली वैल्यू की आधी हो जाती है, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। आधा होने में कितना टाइम लगा, दैट्स इट। अच्छा, इसमें 3 नाम ऑब्वियसली हम सबके दिमाग में आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं तक। पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। एक्चुअली पूरा नाम है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद में हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बाद में हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि हमें इसकी नीड बहुत कम पड़ती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ का बेसिक मतलब क्या है, कोई भी रिएक्टेंट आधा होने में कितना समय लगाएगा, पहली बार आधा होने में उतना नहीं लगाएगा। ये सारी बातें जुड़ने वाली हैं, कल से सब जुड़ जाएगा, इसलिए सभी लोग फॉर्मूले तैयार रखें, याद रखें प्रॉपरली। मैं बोलता हूँ तभी टुक करता है। हाँ, ठीक है भाई।
कल का जो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा ना, मतलब भाई तुम्हें इस चैप्टर में सबसे बेहतरीन जोड़ने वाला है, क्योंकि अपने पास में अभी भी एक टॉपिक बचा है इसके अंदर, उसका नाम है स्यूडो रिएक्शन। कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट भी हैं, मैं लिख के मिटा दिए थे उस दिन, एक्टिवेशन एनर्जी करके कुछ था, खैर कोई नहीं। देखें, पहली बात तो मुझे बताना है इसमें के का फॉर्मूला क्या है। के इक्वल्स टू में क्या लिखा है, आर नॉट माइनस के आर अपॉन में टी। दोबारा से इसमें के का फॉर्मूला क्या है, 2.303 टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर, और उसके बाद में इसका फॉर्मूला 1 अपॉन में टी 1 अपॉन में आर माइनस के 1 अपॉन में आर नॉट। और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें बात समझ में ना आए, कुछ चांस ही नहीं है। इसमें आर नॉट क्या चीज है और आर क्या चीज है, किसी समय पर कितना रिएक्टेंट बचा। मैं तुमसे कहता हूं कि हमें यही तो पता लगाना है। देखो इसमें आर, जैसे स्टार्टिंग में था 100 ग्राम, तो आर का मतलब हो सकता है 90 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ भी। हमें ये पता लगाना है कितने समय में वो आधा हो जाएगा। तो मैंने तुमसे कहा कि आर की जगह पे आर नॉट अपॉन 2 लिखो। देखो मैं इस बात को ऐसे नहीं कहूंगा, मुझे आपको काफी सही से करवाना है। आर की जगह आर नॉट अपॉन में 2 का क्या मतलब है कि सामान पहले से कितना हो गया, आधा। पहले था जी आर नॉट मतलब 100 ग्राम, अब रह गया 50 ग्राम। मैं यहाँ पर भी यही करूंगा, मैं यहाँ पर भी आर की जगह पे क्या रखूंगा, आर नॉट अपॉन 2, और मैं यहाँ पर भी यही करूंगा, आर की जगह पे क्या रखेंगे, आर नॉट अपॉन 2। और मैं तीनों जगहों से टाइम निकालूंगा। 3 फॉर्मूले बनेंगे टाइम के, 0 के, फर्स्ट के, सेकंड के, और दिमाग खुल जाता उन्हें देख के, समझा के खुलेगा, तुम तो न बस देख पाओगे। देखना के इक्वल्स टू में आर नॉट, के इक्वल्स टू में आर नॉट माइनस के। आर की जगह पे क्या रखना है, आर नॉट अपॉन में 2, और नीचे क्या चल रहा है, टी। इस टी को थोड़ा सा बदलेंगे एक सेकंड बाद कुछ। चलो सभी लोग एक सवाल का जवाब दें। अगर आर नॉट में से आर नॉट अपॉन 2 गए तो कितना बचता है, एक आर नॉट में से आधा आर नॉट निकाल दिया, आर नॉट अपॉन 2 बचेगा। तो हमारे पास में रह गया के इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन में 2 और टी, 2t मिल गए। तो मैं यहाँ से किस चीज का फॉर्मूला बनाना है, टी का, टाइम निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए टाइम उधर गया उसके नीचे, तो टाइम का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आर नॉट अपॉन में 2k। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम। लेकिन ये कौन सा टाइम है, जीरो रिएक्शन में सामान आधा बचने का टाइम है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, 1/2, 1/2, 1/2, ये हाफ टाइम है, हाफ टाइम, आर नॉट अपॉन में 2k। अब इस कहानी को मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा, देखना। आधा बचा, ठीक है, वापस देखना, आर नॉट अपॉन में 2k। कोई भी सामान 0 में आधा बचेगा तो उसके लिए हम ऐसे टाइम निकाल सकते हैं, आर नॉट अपॉन 2k करके। और पिछली कहानी ऐसे थोड़ी कम पल्ले पड़ती है, पर बेहतरीन है, ब्रिलियंट है। दोबारा आ जाओ, इस जगह रखो, k इज इक्वल टू में 2.303 अपॉन में t लॉग आर नॉट जगह पे, ठीक है, आर की जगह बोलेंगे आर नॉट अपॉन में 2। तुम जानते हो कि ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा, और आर नॉट से आर नॉट जाएगा कट, तो अपने पास में रह जाएगा 2.303 अपॉन में 2 लॉग 2। आर नॉट से आर नॉट कट गया, लॉग 2 की वैल्यू बताए 0.301, 0.301। तो अपन लोग जब इसको देखेंगे तो दिस इज 2.303 मल्टीप्लाई में 0.301 अपॉन में टी। टाइम निकालने के लिए क्या करना है, टी ऊपर के नीचे, यहां से टाइम निकल के आएगा। लेकिन ये आधा टाइम है ना, तो टी 1/2, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या सभी लोग, इसका मल्टीप्लाई क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेना आराम से, अपॉन में की, ये इसका हाफ लाइफ है।
0.693 अपॉन में के, इसको 69 में यूज कर सकते हैं ओनली, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट सुनो, यहाँ पे जो आधा टाइम है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट कितना था और उसका कांस्टेंट क्या है, तब सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ का जो हाफ टाइम है वो बस किस बात पे डिपेंड करेगा, तो मैं बात समझ में नहीं आई, मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सामान आधा होना इस बात पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा कि सामान शुरू में कितना था। अगर सामान शुरू में 10 किलो भी है, 5 किलो भी है, 1 किलो भी है, तो भी उसको आधा होने में अगर 10 साल लगती है तो 10 साल ही लगेंगे। दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव। जो रेडिएशन थी वो एटम बॉम्ब वाली रेडिएशन थी, वो लगभग तुम ऐसा मान लो कि 70 साल में जाके खत्म हो पाएंगे, ऐसा कुछ कह लो। अगर 1 किलो एलिमेंट भी है, अगर 1 किलो यूरेनियम है, उसको आधा होने में मान लेते 50 साल लगती हैं, तो 10 किलो यूरेनियम को भी आधा होने में 50 साल ही लगेंगी। 100 किलो यूरेनियम को भी आधा होने में 50 साल ही लगेंगी। बात यह कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आधा होने का टाइम किस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, रिएक्टेंट पर, लेकिन जीरो ऑर्डर में आधा होने का टाइम डिपेंड करेगा इस बात पे कि कितना सामान है। अगर ज्यादा सामान होगा तो ज्यादा समय लगेगा, कम सामान होगा तो कम समय लगेगा। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर में सामान चाहे कितना भी हो, लेकिन आधा होने में अगर 1 किलो यूरेनियम को 50 साल लगती हैं, तो 50 किलो को, 100 किलो को, 20 किलो को भी 50 साल ही लगेंगी। ऐसे चलते फिरते कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक साड़ी सूखने में 1 घंटा लगता है, तो 100 साड़ी सूखने में कितने घंटे लगेंगे, हैं? बताओ। जल्दी में निकलने वाला जवाब गलत है। एक साड़ी सूखने में 1 घंटा लगता है, तो 100 साड़ी सूखने में भी 1 घंटा ही लगेगा। धूप तो सबको बराबर ही मिलनी है। कुल मिला के मैं तुमसे क्या कहता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस बात पे डिपेंड नहीं करेगी, आधा होना किस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल वैल्यू पे। इनिशियल तुम चाहे सामान 1 किलो, 2 किलो, 20 किलो, 100 किलो कितना भी रख लो, आधा होना फिक्स है। 10 साल तो 10 साल। लेकिन यहाँ पे आधा होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट कितना था, कांस्टेंट क्या था। ज्यादा रिएक्टेंट ज्यादा समय लगेगा, कम रिएक्टेंट तो कम समय लगेगा। जरा यहाँ पे पुट करते हैं K = 1 अपॉन में T। हाँ जी, इसके पे क्या लगेगा बताओ। तो 1 अपॉन में R0 अपॉन में 2 को माइनस के 1 अपॉन में R0, जरा घटवा दो। 1 अपॉन में T, 2 में से 1 गए तो 1 अपॉन में R0। तो इसके लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला तो बहुत आसान होगा। 1 मिनट, T उधर और K नीचे, 1 अपॉन में K R0, दैट्स इट। ये भी रखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, किसी भी रिएक्शन को आधा होने में कितना समय लगा, और हमने हर बार R की जगह पे क्या रख दिया, R0 अपॉन में 2। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सवाल ही दूंगा सीधे, हालांकि वो एक्यूरेट वो सवाल नहीं है जिसका असली काम तुम्हें समझाना होगा, ये कुछ और है। देख लेना, अभी देख लेना। मैं तुमसे बहुत बेसिक सी बात पूछता हूं। कोई भी चीज 75% कम हो गई, कितनी बची, फ्रैक्शन बताओ। कितनी कम हो गई, 3/4। कितनी बची, 1/4। कोई भी चीज 90% कम हो गई, कितनी कम हो गई, 9/10। कितनी बची, 1/10। कोई भी सामान 80% कम हो गया, मतलब 8/10 कम हो गया, कितना बचा, 2/10। मैं तुमसे वही पूछता हूँ, सुनना। फर्स्ट ऑर्डर नहीं, पहले हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर से शुरू करते हैं सवाल। क्या मतलब बताता हूँ। देखो प्रश्न काफी ठीक ही है, प्रश्न में कोई खेल नहीं है ज्यादा। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस बात पे डिपेंड नहीं करती, रिएक्टेंट पे, सामान पे डिपेंड नहीं करेगी कि सामान कितना दिया है, ठीक है। अच्छा, तो मैं तुमसे कहता हूं कि इसका जो रिएक्टेंट था वो पहले से 75% डिक्रीज कर गया। शांति से इस बात को पहचानना है, रुक रुक के।
रिएक्टेंट 75% घट गया पहले से, कितना बचा। इसको कराने के दो तरीके अपने पास में। पहला मैं कट्टू कर जवाब दूं तुम्हें। तो मान भाई कि रिएक्टेंट 100 था, पहले 100 था, 75 घट गया, कितना बचा बता, कितना बचा, 25 बचा। 75 घट गया, 25 बचा, मतलब पहले ये था और बाद में कितना रह गया, ये निकालते हैं। चल टाइम निकालते हैं। K इक्वल्स टू में फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर, वैल्यू पुट करते हैं। चल 2.303 अपॉन में टी लॉग, स्टार्टिंग में कितना था 100 और यहाँ पे कितना है 25, 25 से काटेंगे तो 4। मैं ये भी जानता हूँ कि K इक्वल्स टू में 2.303 काफी बेहतरीन जाता है। log 4 की वैल्यू पता है किसी को, log 4 की वैल्यू, एक मिनट, log 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, हम आगे लेंगे तो ये वाला 2 log 2 की वैल्यू 0.301 मल्टीप्लाई करने पे 602, यानी कि अपने पास में ये टाइम निकल के आ गया। केवल दे दूं मैं तो आंसर आ जाएगा। मैं इसको चाहता तो ऐसे लिखता कि 3/4 1/4 फिर आंसर बनता, लेकिन नहीं, तुम 100 में डील करो। ये यूं ही बताया, मैं तुम्हें असलियत बताता हूँ है क्या। इसको हटाया वापस से। हमारे पास में कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, किसी सामान की वैल्यू 90% डिक्रीज कर गई, बनाना टाइम बनाना, कोई सामान 90% घट गया, मतलब पहले कितना था 100, पहले था 100, 90% घटने का मतलब अब कितना बचा 10। करो वो वाला फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लिखो, K इज इक्वल्स टू में R नॉट माइनस के R अपॉन में T। ये रखो, इस 90 का कहीं पे रोल है क्या, 90 तुम्हें कहीं सवाल में दिख रहा है नहीं, 100 और 10 का ही रोल है कि घटने का मतलब 10 बचा ना, 90 कम होने का मतलब 10 रह गया। इसे पुट करें, बना आंसर बन गया होगा K इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में कितना है 100, बचा कितना 10 अपॉन में T, आंसर निकालेंगे तो T की वैल्यू 90 अपॉन में K। कितना टाइम लगेगा, बस मैं तुम्हें K नहीं दे रहा हूँ ना फिलहाल, इससे टाइम की वैल्यू नहीं आ रही है साफ साफ। दोबारा से हमारे पास में कोई भी सामान 99% डिक्रीज कर गया, T निकालना, रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, 99% डिक्रीज कर गया, 99%, ध्यान से जानबूझ के, तो फोर्सफुली लिखवाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि तुम्हारे हाथ थोड़े से खुल जाए उन बातों के लिए जिनकी तैयारी तुम कल करोगे। आवश्यक है सारे सिलसिला। बताओ ऊपर T की वैल्यू बोलोगे 99 अपॉन में K, ये काफी ठीक है यार। दोबारा देना कोई सवाल ले। हमारे पास में कोई भी सामान 50% डिक्रीज, एक मिनट 40% डिक्रीज कर गया, तो मतलब 100 था, 40 डिक्रीज कर कितना बचा 60, तो T का फॉर्मूला क्या बनेगा 40 अपॉन के, हाँ हाँ तुम्हें साउंड मन में आई ना, वही वही बतानी थी, 90 अपॉन के, 99 अपॉन के, 40 अपॉन के। इसमें K क्या चीज है, कांस्टेंट, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर का। अब तुम दोबारा ट्राई करना वापस से, देखो वापस सी वाली बात यूं ट्राई करनी है। हमारे पास में कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये पता लगाएं किसी भी सामान को 90% घटने में कितना टाइम लगेगा, और दोबारा इसी में पता लगाना किसी सामान को 99% घटने में कितना टाइम लगेगा। निकालो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 90% घटने का मतलब 100 से 10 बचा करें, और 99 घटने का मतलब 100 से 1 बचा। अपने आप थोड़ा समय लगेगा तुम्हें लिखने में चीजों को, पर लिखना ध्यान से। तो अपने दिमाग को बस वो सिखाओ कि कितना बचा कितना घटा,
वैल्यू कैसे कहां पुट होंगी, तो हल्की सी कोशिश करके देखो एक बार। 90% घटने में आने वाला टाइम बस रखते हैं। मैं तुम्हें के नहीं दे रहा हूं, तुम्हें के पुट भी नहीं करना है, तुम्हें ये चिंता नहीं करनी सब मेरा आंसर मिनटों में क्यों नहीं आ रहा, आ जाएगा। आने वाला आंसर तुम्हें कुछ अच्छा महसूस कराएगा। हाँ जी, यहाँ पे t इक्वल टू में 2.303 अपॉन में k, इस बात का ज्ञान दो। आर नोट में कितना सामान आएगा 100, 90% घटने का मतलब कितना बचा 10, इससे इसको काटेंगे तो ठीक है। सभी लोग जानते हैं 2.303 अपॉन में log 10 की वैल्यू 1 मैंने नहीं रखी, दोबारा कहता हूं मैं, t इक्वल टू में 2.303 अपॉन में t log आर नोट कितना है, पहले कितना था 100, 99 घट गया, कितना बचा 1, log 100 की वैल्यू जानते सभी लोग, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन में t मल्टीप्लाई में 2, इस टाइम में और इस टाइम में क्या फर्क है। ये वाला टाइम अगर 10 मिनट है तो ये वाला कितना है 10 इंटू में 2 20 मिनट है। तुम्हारा बात नहीं समझे तो अब समझ लो ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 90% कम होने में जितना टाइम लगता है, मतलब 0 से 90% मीटर को पहुंचाने में लगा 10 मिनट का समय, उस मीटर को 90 से 99 पहुंचाने में क्या लगेगा 10 मिनट, सिर्फ दोगुना। मतलब ये रिएक्शन, मतलब वही चाय वाली बात है, चाय को जितना समय पहली फेज में लगा उससे कहीं ज्यादा समय कहां लगता है दूसरे फेज में। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को उसका मीटर 0 से 90% खत्म होते होते 10 मिनट लगाता है, तो मात्र 90 से 100 जाने में कितना हो गया 20 मिनट लगने लगी। मतलब रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उस चीज को समझने की कोशिश करो कि तुम्हें क्या बताया जा रहा है कि 90% खत्म होने में लगने वाला समय, ये वाला समय आधा है कौन से जो 99% खत्म होने में लगेगा उस समय से। अगर ये 20 है तो ये वाला 10 है। इस बात का बहुत सिंपल मतलब हुआ करेगा किसी टाइम पर जब हम लोग लौट के पढ़ रहे होंगे, जैसे बहुत सिंपल सी कहानी, बहुत मतलब बदबली सवाल है, बहुत बदबली सवाल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 90 से 99 पहुंचने में लगने वाला समय 0 से 90 पहुंचने वाले समय से कैसा होता है डबल। 90 से 99 पहुंचने में अगर 20 मिनट लगेंगे, 90 से 99 पहुंचने में अगर 1 घंटा लगा है तो 0 से 90 पहुंचने में कितना लगा होगा आधा घंटा, 30 मिनट ना। बदबली समझो, इस चीज पे फोकस करो क्योंकि ये तुम्हारे एक्सरसाइज का एक प्रूफ हुआ करेगा, आएगा कुछ समय बाद में प्रूफ करने वाला सिस्टम, दोबारा देखना। ये 90 और 99 को दिमाग में समझाओ कि रिएक्शन पहले फेज में जो स्पीड पकड़ती है वो अगले फेज में स्पीड नहीं पकड़ती है, कि दिमाग में सेट रखें, बहुत काम का सिस्टम है। खैर अगला देखो, सेकेंड ऑर्डर में लफड़ा कम है हमारे पास में। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो 60% डिक्रीज कर गया, 60% कम हो गया पहले से। इसका टाइम निकालो। मैंने अभी तुम्हें बीच में बहुत से परसेंटेज दिए, 90, 99 ये सब कुछ, लेकिन हाफ लाइफ कौन सी परसेंटेज है 50%। आधा कम होना है 50%, और वो तो बहुत छोटा टॉपिक है एज कंपेयर टू 60, 70, 80, 90 कितने हैं। k इक्वल्स टू 1 अपॉन में t, 1 अपॉन में r माइनस के r नॉट। जो हाफ लाइफ है ना वो तो बस एक छोटा सवाल है, 50%, 50% कम होना है यानी कितना, लेकिन उससे ज्यादा तुमने अब देखिए 60, 70, 80, 90, 95, 75, 25 कुछ भी हो सकता है। 60% कम हुआ, टाइम बना दो।
के इक्वल्स टू 1/t। हाँ भाई 60 कम हुआ, बचा कितना 40 माइनस के 1 में स्टार्टिंग में कितना था 100। परसेंटेज में डील कर रहे हैं, थोड़ी सी कहानी अधूरी है, जब तक मैं तुम्हें अगला सवाल नहीं दूंगा तब जाकर समझ में आएगा तुम्हें कि अगला सवाल अच्छा है। इनका एलसीएम मोटा मोटा 4000 मान लिया, 40 से 4000 100 बार घटेगा, 100 से ये वाला 40 बार घटेगा, तो अपने पास में 1/t, ये वाला 60 में 4000, एक जीरो भी काट दिया, टी उधर भेज के के बुलाएंगे तो टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/k और 6/400, जिसका मानो वो कट शॉर्ट कर दे, यानी कि टी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1/k मल्टीप्लाई 3/200। ये बेटा द जेन्युइन क्वेश्चन। अगला वाला ध्यान से देखें, एकदम जेन्युइन। हमारे पास में कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तुम्हें बात खुद सोचो, क्या तुम्हें ऑर्डर बताना जरूरी होगा? हाँ। अगर तुम्हें ऑर्डर नहीं बताएगा तो तुम फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? नहीं पता। हम बिना ऑर्डर के सवाल नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर पता होगा, उसके हिसाब से फॉर्मूला डिसाइड होता है। टूट पटांग नहीं कह देगा कि सवाल है सॉल्व करो बिना ऑर्डर के, सवाल को भी कंप्लीट देखना सीखो। सवाल क्या है? हमारे पास में कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट की पहले जो मात्रा थी मैंने तुम्हें बता दी 40 मोल लीटर इनवर्स है, तो अपना गणित दौड़ाना है कि 80% इस्तेमाल हो गया, रिएक्शन 80% कंप्लीट हो चुकी है, 80% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर 80% कंप्लीट हो चुकी है तो कितना बचा बताओ? 40 तो था, तुम्हें टाइम निकालना है। फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट, फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन टू 80%। 80% होने में कितना समय लगा? अब 40 का 80% निकालो, कितना? 40 था, उसमें से 80% जा चुका है, कितना बचा? 40 का 80% जा चुका है। ये गणित पता होनी चाहिए तुम्हें, ये तो आसान सवाल है। बताओ भाई 40 का 80% कितना होता है? 32। 40 का 80%, 32 खत्म हो चुका है, बचा कितना? 8 बचा। 40 था, 80 जा चुका, 8 बचा। फॉर्मूला लगाओ फर्स्ट ऑर्डर का, टाइम बनाओ, टाइम। अब ये फॉर्मूला का यूज क्या है तुम्हें शायद अब महसूस हो, फॉलो करके धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे तब महसूस हो। k इक्वल्स टू में 2.303 t log r0 अपॉन में r। मुझे लोग वैल्यूज बताएंगे भैया, मैं यहीं से लिख दूं t उधर k नीचे, तो टाइम निकालते हैं 2.303। k नहीं दिया, कांस्टेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं। r0 कितना था स्टार्टिंग में? 40, बचा कितना? 8। 8 से 40 कटेगा तो 5, तो अपने पास में टाइम निकल के आएगा 2.303 अपॉन में k log कितना? log 5। log 5 के log टेबल से देखनी पड़ेगी, उसका आंसर बनेगा। वापस ट्राई करो, चलो फर्स्ट नहीं जीरो का, चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कोई भी सामान से जरूरत बन रहा है, सामान पहले स्टार्टिंग में 50 मोल लीटर इनवर्स था, हुआ करता था इतना, ये 60% यूज्ड अप, इस्तेमाल हो चुका है। फाइंड टाइम टेकन 60% होने में, फाइंड टाइम टेकन 60% होने में कितना टाइम लगा? बचा कितना? बचा कितना? 20। 30% इस्तेमाल हो चुका है, 60% इस्तेमाल हो चुका है। 50 में से 60% इस्तेमाल हो चुका है, 30 इस्तेमाल हो चुका है, तो बचता कितना है? 20 बचा। तो फॉर्मूला यूज करो, k इक्वल्स टू में r0 माइनस के r अपॉन में t। टाइम निकालेंगे तो r0 माइनस के r अपॉन में k, टाइम निकल के आ जाएगा r0। स्टार्टिंग में कितना है? 50 माइनस बचा कितना? 20 और अपॉन में कितना?
टी बन जाएगा 30 अपॉन में टी, टी नहीं के, आदत खराब है ना टी लिखने की। 30 अपॉन में इतना टाइम लगेगा इसको इतने से इतना पहुंचने में। दोबारा देता हूं, वापस देखना सवाल। हमारे पास में कोई भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट बना, हमारे पास में ये 80 मोल लीटर इनवर्स था पहले, और रिमेनिंग जो बचा है, रिमेनिंग लेफ्ट 40% रह गया। अब निकालो, 40% बचा है। तुम्हें लगता है ये सेम है पिछले वाले से? ना, छोटा सा खेला है बस, जरूरी है वो सेंस का होना। बताओ कितना बचा है? 80 गुणा में 40% बचा है, तो कितना बचा रह गया? 32 लेफ्ट। अब तुम बात समझो, अगर मैं तुमसे कहता कि 40% इस्तेमाल हुआ है, मतलब 32 इस्तेमाल हो गया, तो रिमेनिंग कैसे निकालते? बस सिंपल कर देते हैं, छोटे वालों को कर देते हैं। 40% इस्तेमाल हो गया मतलब 32 इस्तेमाल हो गया, तो कितना बचता? 80 माइनस 32 बचता, यानी कि 48 बचता। और 40 बचा है, मतलब सीधे सीधे दे दिया कि बचा कितना? 32 बचा। सॉल्व करते हैं, तो k इक्वल्स टू में आर नॉट माइनस के, आर अपॉन में टी, तो टी की निकल के आ जाएगी 48 अपॉन में के आंसर। इस बात को समझो, क्यों नहीं घटाया इस बात? क्योंकि तो पहले से दे दिया लेफ्ट कितना है। तो तुम्हारे दिमाग में काम की चीज, हमें फॉर्मूलों में आर नॉट का मतलब क्या समझ में आना चाहिए। आज वापस फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। k इक्वल्स टू में आर नॉट माइनस के, आर अपॉन में टी, दूसरा लिखा है k इक्वल्स टू में 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर। ये रटवा दिए गए लगभग, तुम्हें शायद पता भी नहीं चला होगा। 1 अपॉन आर माइनस के आर नॉट। इसमें टी क्या चीज है? टाइम। के क्या चीज है? आर नॉट क्या चीज है? स्टार्टिंग में कितना सामान है, और आर क्या चीज है? बचा कितना? यूज नहीं, लेफ्ट कितना है? सेम टू सेम तीनों वही खेल है। ये कौन से खेल लगेगा? जीरो ऑर्डर, ये वाला फर्स्ट और ये वाला। ये कहानी अभी भी ना उस पीक लेवल पे नहीं गई है। अगर तुम्हें लगता है समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये पीक लेवल अटेन करेगी अब न्यूमेरिकल्स के साथ में, ठीक है। वो हम सब कल पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग से सवाल कल करेंगे न्यूमेरिकल्स, ब्रिलियंट वाले।